RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। पिछली वीडियो में हमने आपको तत्वों के आवर्ती गुणों को प्रस्तुत करना शुरू किया था, जिसमें हमने आपको एक प्रभावी नाभिकीय आवेश नामक टॉपिक आपको समझा दिया था। इसकी व्याख्या हमने कर दी थी। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश को जेड इफेक्टिव से प्रदर्शित करते हैं और इसमें कहा गया था कि जो इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल है, उसमें से इलेक्ट्रॉनों के पारस्परिक प्रतिकर्षण बल यानी परिरक्षण प्रभाव को हटाने पर यह प्रभावी नाभिकीय आवेश प्राप्त होता है। और किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश धनात्मक होता है यानी बढ़ता है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश घट जाता है। पिछली वीडियो को थोड़ा सा आपको यहाँ पर याद इसलिए दिलाया गया है ताकि जो अब हम आज और आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे उनकी व्याख्या हम इस प्रभावी नाभिकीय आवेश के आधार पर कर सकें। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियाई। परमाणु त्रिज्या के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। त्रिज्या के बारे में वैसे तो आप लोगों ने गणित में पढ़ लिया होगा कि एक निश्चित बिंदु से अगर कुछ निश्चित दूरी पर बिंदु उपस्थित हो तो उस संरचना को वर्त कहा जाता है और इस निश्चित बिंदु को कहा जाता है केंद्र। केंद्र से इन बाहरी बिंदुओं की दूरी को हम त्रिज्या यानी r से प्रदर्शित करते हैं, त्रिज्या उसको कहते हैं। यहां भी अब केमिस्ट्री में अगर इसकी बात करें तो यहाँ केमिस्ट्री में इसको केंद्रक या नाभिक कहा जाता है, जिसमें आपका पॉजिटिव चार्ज उपस्थित होता है, जबकि नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो जो सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, उस सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी ही परमाणु त्रिज्या कहलाएगी। यानी अगर सामान्य तौर पर हमें याद करना है तो ये कह सकते हैं कि नाभिक से बाहरी इलेक्ट्रॉन, जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन है, उसकी दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। लेकिन अब अगर हम आधुनिक परिभाषाओं की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस प्रकार से तरंग के रूप में गति करता रहता है। यानी वो कभी तो नाभिक के पास आ जाएगा और कभी नाभिक से दूर हो जाएगा। उसकी स्थिति जो है उन कक्षाओं में नियत नहीं है, वो कभी नाभिक के पास हो जाता है, कभी नाभिक के दूर हो जाता है। इसलिए उसकी त्रिज्या इस प्रकार से, जो परमाणु त्रिज्या है, वो इस प्रकार से सही ढंग से नहीं मापी जा सकती है। तो इसके लिए फिर हम विभिन्न प्रकार की त्रिज्याओं का प्रयोग करते हैं। वे त्रिज्याएं क्या क्या हैं? एक तो होती है आपकी वांडर वाल्स त्रिज्या, दूसरी होती है आपकी सहसंयोजी त्रिज्या और तीसरी होती है आपकी धात्विक त्रिज्या। ये तीन प्रकार की त्रिज्याएं ली जाती हैं किसी भी परमाणु की त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए। अब एक बार फिर से बता दूं कि नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी निश्चित नहीं होने के कारण हम इस परमाणु त्रिज्या का मान प्रयोगों के आधार पर बिल्कुल भी नहीं माप सकते, सही ढंग से इसको नहीं मापा जा सकता। इसी कारण हम मुख्यतः तीन प्रकार की त्रिज्याओं का प्रयोग करते हैं। अब हम इन तीनों त्रिज्याओं को एक एक करके लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले अब हम इन तीनों त्रिज्याओं में से लेकर चलते हैं वांडर वाल्स त्रिज्या को। वांडर वाल्स त्रिज्या क्या होती है? देखिए, सामान्य तौर पर जो अणु होते हैं वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं और परमाणु अपने आप में स्थायी नहीं होते, वो मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। ये आप लोगों ने परमाणु की परिभाषा भी पढ़ी है। लेकिन अणु अब परमाणु की संख्या के आधार पर एक अणुक, द्विअणुक आदि प्रकार के हो सकते हैं। तो अलग अलग अणुओं में परमाणु किसी न किसी बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि मान के चलिए हमारा ये एक ए परमाणु है, इसके साथ ये कोई आपका बी परमाणु जुड़ा हुआ है। ये परमाणु हो गया ए, ये परमाणु हो गया बी। अब एक दूसरा अणु हम लेकर चलते हैं, इसमें हमारा ये परमाणु हो गया ए और ये दूसरा परमाणु हो गया हमारा बी।
ये अभी हम द्विपरमाणुक अणुओं के रूप में लेकर चल रहे हैं। जब एक परमाणु का जिक्र करेंगे उसको भी समझा देंगे अभी। तो यहाँ पर इस परमाणु के नाभिक में और इस परमाणु के नाभिक के बीच में कुछ दूरी होगी। अगर हम इसका आधा कर दें तो ये आधा, चूंकि यहाँ पर ये दोनों परमाणु सह संयोजी बंधों से जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों परमाणु नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग सह संयोजी त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाएगा? सहसंयोजी त्रिज्या यानी कोवेलेंट रेडियाई कहलाता है, कोवेलेंट रेडियस कहलाता है। रेडियस एक वचन होता है, रेडियाई जो यहाँ पर लिखा हुआ था ये बहुवचन होता है। बस केवल ये फर्क है और इसमें फर्क नहीं है। तो यहाँ पर सहसंयोजी जो त्रिज्या है उसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? किसी अणु में सामान्यतः एक बात ध्यान रखना, वो एकल बंध से जुड़ा हुआ होना चाहिए। एकल बंध से तात्पर्य है कि एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा है और उनमें आकर्षण बल लगा हुआ है। द्विबंध और त्रिबंध नहीं होना चाहिए क्योंकि उस अवस्था में त्रिज्या घट जाएगी। तो पहले हम सहसंयोजी त्रिज्या को ले लेते हैं। दो परमाणु जब एकल सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं तो उन परमाणु नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग सहसंयोजी त्रिज्या कहलाती है। यही इसका सूत्र भी बन सकता है कि सहसंयोजी त्रिज्या इक्वल टू परमाणु नाभिकों के बीच की दूरी और बाई 2। यहाँ पर ध्यान देने की एक बात है कि ये दोनों परमाणु एक ही अणु के होने चाहिए, लेकिन अगर हम दो अणुओं को अलग अलग ले लें तो यहाँ भी ए और बी के नाभिक के बीच की दूरी का आधा भाग, ये वाला जो आधा भाग है, सहसंयोजक त्रिज्या कोवेलेंट रेडियाई कहलाएगा। अब दो भिन्न अणुओं में दो निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा भाग, यानी अब की बार जो ये आधा भाग है इसी को ही वान डर वाल्स त्रिज्या कहते हैं। परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे? दो भिन्न अणुओं में निकटतम परमाणु नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को वान डर वाल्स त्रिज्या कहते हैं। अब ये वान डर वाल्स त्रिज्या के और कोवेलेंट रेडियाई यानी कोवेलेंट जो सहसंयोजी त्रिज्या है, इन दोनों के बारे में आप देख सकते हैं। पहले चले इसका सूत्र बना लेते हैं। यहाँ पर था सहसंयोजी त्रिज्या इक्वल टू एक ही अणु में परमाणु नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग। अगर हम बात करें वान डर वाल्स त्रिज्या की, वो हो जाएगा दो भिन्न अणुओं में निकटतम दो परमाणु नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग बाई 2। इस प्रकार से हम इनकी परिभाषा को ले सकते हैं। देखिए, जब भी दो परमाणु पास पास आएंगे तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दो परमाणु अगर ये केवल बाहरी स्पर्श करते हैं तो ये त्रिज्या इनकी रहेगी कुछ, लेकिन जब ये आकर्षण बल लग गया, एक दूसरे के अंदर घुस गए, ओवरलैप हो गए, तो इस आधार पर ये त्रिज्या घट जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर इस त्रिज्या को देखें और इस त्रिज्या को, ये समान रूप से अधिक त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ पर वान डर वाल्स त्रिज्या जो होती है वो कोवेलेंट त्रिज्या से, सहसंयोजी त्रिज्या से अधिक होती है। ये त्रिज्याएं हमने आपको द्विपरमाणुक अणु में समझाई है, यानी जिसमें एक अणु में दो परमाणु लिए जाते हैं। अभी तक हमने जो ये वान डर वाल्स त्रिज्या समझाई है आपको, ये समझाई है एक द्विपरमाणुक अणु में, यानी जिसमें दो परमाणु हो। लेकिन यदि एक ही परमाणु हो, यानी अणु के अंदर एक परमाणु हो, जैसे कि आपकी नोबल गैसेस होती हैं, उत्कृष्ट गैसें, उनमें एक परमाणु ही एक अणु का निर्माण करता है, तो उनमें भी केवल वान डर वाल्स त्रिज्या पाई जाती है, उनमें सहसंयोजी त्रिज्या नहीं पाई जाती, क्योंकि दोनों परमाणु एक दूसरे से कुछ दूरी पर जरूर उपस्थित होंगे। उनमें आपसी संयोजी बंध नहीं बनता, उनमें आपसी एकल बंध, द्विबंध आदि नहीं बनते हैं। तो इस आधार पर उत्कृष्ट गैसों में केवल वान डर वाल्स त्रिज्या पाई जाती है। और अभी मैंने आपको बताया है कि वान डर वाल्स त्रिज्या का मान कोवेलेंट यानी सहसंयोजी त्रिज्या से अधिक होता है। अब इसके पश्चात एक तीसरी और बची है आपकी धात्विक त्रिज्या। इसे भी कुछ इस प्रकार से ले सकते हैं कि धात्विक क्रिस्टल में, धातु क्रिस्टल में जो निकटतम परमाणु उपस्थित होते हैं धनावेश, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि धात्विक क्रिस्टल में कुछ इस प्रकार से उसकी संरचना को व्यक्त किया जा सकता है।
उसमें धात्विक क्रिस्टल जो पॉजिटिव आयन होंगे वो कुछ इस प्रकार से उपस्थित होते हैं और इनके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ पर ऐसे फिक्स रूप में नहीं होते, वे परिवर्तित होते रहते हैं, जिनके कारण धातु चालक होते हैं। वो तो बात रही अलग, लेकिन यहाँ पर हम त्रिज्या की बात करें तो दो निकटतम धनावेशित परमाणु या भाग जो भी आपका धात्विक परमाणु है उनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग मेटेलिक रेडियाई यानी धात्विक त्रिज्या कहलाता है। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो हम एक बात कह सकते हैं कि इनमें जो ये धातु परमाणु होंगे ये पास पास उपस्थित होंगे, सहसंयोजी त्रिज्या के मुकाबले तो दूर होंगे, लेकिन जो आपकी वान डेर वाल्स त्रिज्या है उसके मुकाबले ये कुछ पास में होते हैं। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि वान डेर वाल्स त्रिज्या सबसे बड़ी होती है किसी भी परमाणु के लिए, एक परमाणु के लिए अगर वो बनाता है तो भी और नहीं बनाता तो भी। तो वान डेर वाल्स त्रिज्या सबसे बड़ी और मेटेलिक त्रिज्या जो होगी धात्विक त्रिज्या वो उससे कम होगी और कोवेलेंट रेडियाई सबसे कम होती है। सहसंयोजी त्रिज्या का ही मापन हम सामान्यतः करते हैं। अगर हम किसी परमाणु के लिए बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं कि उसकी त्रिज्या कितनी है, तो वो हम स्पेशली सहसंयोजी त्रिज्या का जिक्र कर रहे होते हैं। अक्रिय गैसों के लिए हम वान डेर वाल्स का मापन करते हैं और धातुओं के लिए धात्विक त्रिज्या का जिक्र किया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब जो ये त्रिज्याएं हैं इनके बारे में तो आपको जानकारी प्राप्त हो गई, लेकिन इसमें अब एक ट्रेंड आता है कि आवर्त सारणी में ये त्रिज्याएं किस प्रकार से परिवर्तित होती हैं। आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर इनमें क्या परिवर्तन होगा और वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर इनमें क्या परिवर्तन होता है, आइए अब उसको देख लेते हैं। तो अगला टॉपिक हम लेकर चलते हैं आवर्त सारणी का परमाणु त्रिज्या पर प्रभाव। अब एक बात देखिए, जैसे कि अभी आपको सबसे पहले बताया गया था कि नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसकी दूरी हमारी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। लेकिन जब हम आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो उस आधार पर हमारा प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है और जैसे ही आवेश बढ़ा, आकर्षण बल बढ़ा, तो जो ये त्रिज्या होगी ये पहले के मुकाबले थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि दूरी बढ़ने पर हमारा बल घटता है। लेकिन अगर हम उल्टा कहते हैं कि बल बढ़ गया, तो बल तभी बढ़ेगा जब दूरी घटेगी। तो किसी भी प्रकार से इसको कहा जाता है। अब हम क्या लिखेंगे अगर बाई चांस के बारे में बताना पड़ जाए, किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, जिस कारण परमाणु त्रिज्या घट जाती है। यानी हम परमाणु त्रिज्या को ले सकते हैं जेड इफेक्टिव के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती, एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाता है। लेकिन अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे की बात करें तो वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर कक्षाओं की संख्या बढ़ने के कारण, जो मुख्य क्वांटम संख्या है कक्षाओं की संख्या, वो बढ़ने के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश घट जाता है, जिस कारण परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। तो आवर्त सारणी का ये प्रभाव यहाँ पर लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ आवर्त में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि चूंकि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, फिर भी जो अंतिम वर्ग है यानी शून्य वर्ग 18वां वर्ग जो अक्रिय गैसों के लिए है, उनकी त्रिज्या बहुत अधिक होती है। ऐसा क्यों होता है? तो जैसे अभी मैंने आपको बताया, हम यहाँ पर वान डेर वाल्स त्रिज्या, कोवेलेंट त्रिज्या, इनके बारे में जिक्र करते हैं। तो जो बाकी समूह हैं वे उनमें आपके परमाणु, द्विपरमाणु, बहुपरमाणु आदि पा सकते हैं। तो उनमें हम कोवेलेंट रेडियाई यानी सहसंयोजी त्रिज्या का मापन करते हैं, जबकि अक्रिय गैसीय एक परमाणु होने के कारण हम उनमें वान डेर वाल्स त्रिज्या का मापन करते हैं। और वान डेर वाल्स त्रिज्या सदैव कोवेलेंट रेडियाई से, सहसंयोजी त्रिज्या से बड़ी होती है। इसी कारण अक्रिय गैसों की त्रिज्याएं अपने आवर्त में सबसे अधिक होती हैं। जैसे कि अगर हम दूसरे आवर्त की बात करें तो दूसरे आवर्त में हमारा होता है लिथियम है, उसके बाद बेरिलियम है, बोरोन है और अंत में जाकर आपका नियोन आ जाता है। तो ये आपकी एक अक्रिय गैस है। जब हम इनकी त्रिज्याओं का मापन करते हैं तो लगभग लिथियम की परमाणु त्रिज्या 152 पिकोमीटर के आसपास आती है। उसके पश्चात बेरिलियम की घटकर लगभग 111 के करीब,
बोरोन की जो होती है वो लगभग आपकी 98 के करीब आ जाती है। इसी प्रकार से धीरे धीरे घटते हुए अगर हम यहाँ नियोन से पहले फ्लोरीन की बात करें तो उसकी त्रिज्या लगभग 72 पिकोमीटर के करीब हो जाती है। अब यहाँ देख सकते हैं त्रिज्याएं घट रही हैं, लेकिन जैसे ही नियोन का नंबर आता है तो नियोन की त्रिज्या 160 पिकोमीटर हो जाती है, जो कि पहले वो समूह से भी, जो सबसे पहला आपका समूह है उससे भी ज्यादा आती है। इसका कारण यही है कि जो ये सभी त्रिज्याएं हैं पहले सभी वर्गों की, ये यहाँ पर हम कोवेलेंट रेडियाई मापन कर रहे हैं, जबकि नियोन के लिए हम वान डेर वाल्स त्रिज्या का मापन करते हैं। और वान डेर वाल्स त्रिज्या सदैव जो सहसंयोजित त्रिज्या होती है उससे अधिक होती है। इसी कारण अक्रिय गैसों की त्रिज्याएं बाकी सभी वर्गों में, अपने आवर्त में बाकी सभी वर्गों से अधिक हो जाती है। तो इस प्रकार से हम इन परमाणु त्रिज्या का प्रभाव आवर्त सारणी में देख सकते हैं। ध्यान कीजिए, इसको भी मैंने आपको प्रभावी नाभिकीय आवेश के रूप में ही बताया है, और आपको पिछली वीडियो में कहा था कि प्रभावी नाभिकीय आवेश को याद कर लीजिए। प्रभावी नाभिकीय आवेश से बाएं से दाएं चलने पर तो बढ़ेगा, ऊपर से नीचे चलने पर घट जाता है। त्रिज्या इसके विपरीत हो जाती है, बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या घट जाती है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। दोनों बार आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं कि परमाणु त्रिज्या प्रभावी नाभिकीय आवेश के अवयुक्त क्रमानुपाती होती है। तो आज की वीडियो में हमने आपको एक और टॉपिक बता दिया परमाणु त्रिज्या के बारे में। अगर इससे संबंधित आपको कोई क्वेश्चन मिलता है, ये जरूर नहीं कि मैंने यहाँ पर कंप्लीटली करा दिया, अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि परमाणु त्रिज्या से संबंधित कोई टॉपिक न बचे, क्योंकि न केवल मैं आपको 12th लेवल के लिए, 11th लेवल के लिए तैयार करता हूं, बल्कि मैं छोटी से छोटी बात लेकर इसलिए चलता हूं ताकि आप लोग आगे कोई कंपटीशन, भले ही आप IIT का कंपटीशन हो फेस करते हो या कोई भी कंपटीशन फेस करते हो, तो उसमें जनरली डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनके बारे में मैं आपको सूचित करना चाह रहा हूं, जानकारी देना चाह रहा हूं। तो जहां तक संभव होता है मैं हर एक टॉपिक को डीपली समझा रहा हूं, और उसके पश्चात भी अगर आपको लगता है कि इससे संबंधित ये बात हमारे रह गई, ये पॉइंट हमने छोड़ दिया, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं कि इससे संबंधित या इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। हम आपको उसका जवाब देकर आपको संतुष्ट करने की भरसक कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।